क्लियर? ओके, न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप, या ये आप एक समरी याद रखना, ठीक है? जहां पे आपको पॉलीमराइजेशन बात करनी हो ना न्यूक्लियोटाइड्स की, यू हैव टू रिमेम्बराइज दिस थिंग ओनली, ठीक है? समरी में मैं आपको बता देती हूँ कि पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है जो फॉर्म करती है न्यूक्लिक एसिड अकर बाय द कंडेंसेशन ऑफ द रिएक्शन, जो अभी हमने आपको बताया कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं, 5 प्राइम पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये दोनों मिलकर आपस में क्या करते हैं? शुगर एंड बेस को कंबाइन करते हैं। अगेन फॉस्फेट ग्रुप आता है जो दोनों को फिर से कंबाइन करते हैं, तो ऐसे लॉन्ग चेन बनती जाती है, एंड दिस टर्म एज नोन एज द पॉलीमराइजेशन ऑफ योर न्यूक्लियोटाइड। अभी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की बात करते हैं। बट आर द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर्स? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड. इट कनेक्ट्स द basis of one nucleotide chain with the complementary base of the another nucleotide chain. I'm again repeating this. It is the connects basis of one polynucleotide chain with the complementary base of the another chain. Complementary क्या मतलब है कि हमें जैसे कि पता है कि डबल बॉन्ड किस में आएगा? ए एंड टी में। ट्रिपल बॉन्ड किस में आएगा? सी एंड जी में, ठीक है? सो ऐसे जैसे ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है, तो वैसे वैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री आके बेस पेयर अटैच होते जाएंगे। ये अपना फीचर थोड़ी ना छोड़ेंगे, ठीक है? सो सिग्निफिकेंस क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि ये पेयरिंग ऑफ ईच स्ट्रैंड पे होती है डीएनए के, ठीक है? जो कि एक तो टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्ट करता है, दूसरा उसका अदर स्टैंड सिमिलर टू इट्स द कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बन जाता है, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड्स आर यूनिकली कैपेबल ऑफ डायरेक्टिंग देयर ओन सेल्फ रेप्लिकेशन। अभी न्यूक्लिक एसिड्स अपने बहुत सिस्टमैटिकली काम कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि हाउ द पॉलीमराइजेशन हैज बीन डन, न्यूक्लियोटाइड्स की कैसे हुई। उसके बाद कोई भी बेस पेयर आके अटैच हो सकता है, बट उसके कॉम्प्लीमेंट्री उसका जो स्ट्रैंड है वो ही अटैच होगा, विच मेक्स इट्स द स्पेसिफिसिटी, which makes it the very clear featuring, which helps to make the to do let them do the very specific function इनसाइड आवर बॉडी। सो वो जो स्पेसिफिसिटी है, वो जो उसकी वर्किंग है, उसको कंट्रोल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी ना, बिकॉज इट इज एक्टिंग इज वेरी सिस्टमेटिकली। सो ये इसका फीचर है कि ये सेल्फ रेप्लिकेशन करवा सकता है, ठीक है? दिस मेक्स टू लेट देम डू दिस सेल्फ रेप्लिकेशन बिकॉज एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली बाय इट्स ओन. So you can see here the nature has derived everything in a very systematical manner, you know. So this is the thing that you have to be understand: the information carried by DNA and the RNA direct the synthesis of the specific protein. अगर इतना सब कुछ स्पेसिफिकली हो रहा है तो स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्म होगी जो कि बहुत सारे सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगी। क्लियर? अभी आ जाओ डीएनए। डीएनए कितनी तरह का होता है? डीएनए हैज अ डिफरेंट टाइप्स, वी विल गोना डिस्कस। जैसे कि फर्स्ट फॉर्म है बी फॉर्म हेलिक्स। अभी बी फॉर्म हेलिक्स में क्या है कि इट इज द वेरी कॉमन फॉर्म डीएनए जो सेल्स में प्रेजेंट होती है। ये राइट हैंडेड हेलिक्स है, ठीक है? व्हाई इट इज कॉल्ड द राइट हैंडेड हेलिक्स? बिकॉज इट इज टर्निंग 3.4 नैनोमीटर पे इसका टर्न एक आ जाता है, जो इसका फर्स्ट टर्न है उस पे 10 बेस पेयर्स अटैच होंगे, ठीक है? जिसका सक्सेसिव जो अगर हम बात करें कि डिस्टेंस कितना रहेगा, वो 0.34 नैनोमीटर रहेगा। इट कंटेन्स द टू ग्रूव्स। ग्रूव्स का मतलब होता है जहां से आपकी बैंडिंग हुई है, वो जो बैंडिंग एरिया है, वो जो हल्का सा होल, वो जो बैंड हुआ है जहां से, ठीक है? उसके बाद अनदर आ गया, वो होगा दो वेज में। एक तो मेजर ग्रूव होगा, दूसरा माइनर ग्रूव होगा। जो मेजर ग्रूव होगा वो थोड़ा वाइड रहेगा, ठीक है? वो थोड़ा बाहर की तरफ वाइड रहेगा, विच what has the functioning that provide the easiest access to the base. वहां पे बेसिस इजिली आके उसको दूसरे स्टैंड को लग सकते हैं एंड एक्ट कर सकते हैं। माइनर ग्रूव होगा, यहाँ पे थोड़ा मिसमैच हो सकता है बेस पेयर का, बिकॉज इट हैज द माइनर ग्रूव एंड देयर इज अ वेरी लिटिल स्पेस टू रिकॉग्नाइज द फर्स्ट बेस पेयर एंड हाउ इट इज, व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू has a poor assessing, because the space is due to the having the less space, your base pairs are not identify the exact complementary base pairs. So might be there is a, ये आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी इस पे एक क्रॉस चेक भी रखती है, ठीक है? प्रूफ रीडिंग भी करती है। वो हम जैसे जैसे आप करेंगे ना डीएनए का रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, वो सारा ये प्रूफ रीडिंग कैसे होती है वो भी मैं आपसे बताऊंगी, ठीक है? उसके बाद ये बी फॉर्म था डीएनए का। अभी आ गया ए फॉर्म डीएनए। ए फॉर्म डीएनए का क्या मतलब है?
ये थोड़ा लेस कॉमन फाउंड होता है डीएनए, ठीक है, ये मोर कॉमन होता है आरएनए में, जो वायरसेस वगैरह होते हैं उनमें ये ज्यादा प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो राइट हैंडेड हेलिक्स इसी का भी होता है, तो इसका जो टर्न है वो 11 बेस पेयर पर टर्न होता है, ठीक है। जैसे उस पे 10 बेस पेयर अटैच हो रहे थे, यहाँ 11 होंगे। इसमें भी मेजर ग्रुप रहेगा, माइनर ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो जेड फॉर्म आरएनए होता है जो ये रेडिकल चेंज करवाता है, जैसे कि बी फॉर्म डीएनए की, ये लेफ्ट हैंडेड है, वेरी एक्सटेंडेड होता है ये, ठीक है। जो जी फॉर्म है, जेड नहीं बोलेंगे, जी बोलेंगे। इट इज अ जीसी रिच रीजन है डीएनए रीजन का। जब भी किसी जगह पे जी फॉर्म डीएनए प्रेजेंट होगा, उसमें मेजर जो बेस पेयर अटैच होंगे वो कौन से होगा, जी एंड सी का बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बैकबोन होगा। वही चीज शुगर बेस पेयर्स होंगे, बैकबोन होगा zigzag शेप में, that why it is called the Z shape, because it is present in the formation of the zigzag. So B to Z जो ट्रांजिशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जीन रेगुलेशन में, ठीक है। जो जीन रेगुलेटर हो रहे हैं ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंट्रोलिंग हो रही है, ठीक है, उस चीज में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस आ गया कि डीनेचुरेशन एंड द एनीलिंग ऑफ डीएनए। ये बहुत सारे वाइवास में पूछा जाता है कि आपका एनीलिंग टेम्परेचर कितना रहेगा, डीनेचुरेशन टेम्परेचर कितना रहेगा, क्या चीज ब्रेक होगी एनीलिंग एंड डीनेचुरेशन के टाइप पे। सो जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है ना, ये डीनेचर्ड हो जाता है, मतलब इसे एक आप स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ब्रेक कर सकते हो, इसका फॉक ओपन हो सकता है, बट वो टेम्परेचर क्या है, 95 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसे और भी कुछ केमिकल के साथ डीनेचर किया जाता है। सो जो डीनेचर टेम्परेचर है, सबसे पहले तो जो आपके वीक बॉन्ड थे, जो दो हाइड्रोजन बॉन्ड था, मतलब न्यूक्लियोटाइड कौन सा, न्यूक्लिक बेस पेयर कौन से आएंगे, ए एंड टी रीजन सबसे पहले डीनेचर होगा, उसके बाद जी एंड सी रीजन डीनेचर होगा। डीएनए डीनेचुरेशन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, जो डीनेचर्ड स्ट्रैंड्स एंड री अनील्ड अगेन करती है अगर ठंडा हो जाए, वहीं से री अनीलिंग शुरू हो जाती है इसकी। दिस प्रोसेस इज मॉनिटरिंग यूजिंग, ये इस प्रोसेस को किस चीज से हम देख सकते हैं, किस चीज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, हाइप्रोक्रोमेटिविटी, जो मॉनिटरिंग यूजिंग द हाइप्रोक्रोमेटी क्रोमोसिटी मैटिंग जो प्रोफाइल होता है, उसे देख के हम इसे पता कर सकते हैं कि कब डीनेचर हुआ, कब इसका एनीलिंग टेम्परेचर था। अब आके आ जाइए कि हाइपोक्रोमेसिटी क्या होती है। दिस इज द मॉनिटर, दिस इज द यूज टू मॉनिटर द डीएनए डीनेचुरेशन एंड एनीलिंग, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द सिंगल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो कितना ऑब्जर्वेशन कर रहा है रीडिंग, एंड डबल स्टैंडर्ड कितनी वेवलेंथ पे कर रहा है, इसे हम 260 पे नैनोमीटर पे हम क्या करेंगे, रीडिंग को डिटेक्ट करेंगे। अभी क्या है कि यूजिंग मेल्टिंग प्रोफाइल वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन द सिंगल स्टैंड एंड डबल स्टैंडर्ड। अभी हमें पता चल जाएगा, हमें इतना तो पता है कि सबसे पहले दो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, डीनेचर्ड होंगे, ए एंड टी। उसके बाद जितना और टेम्परेचर वहां पे पर रीडिंग हम नोट कर लेंगे, ठीक है, हाइपर क्रोमेसिटी के थ्रू। एंड उसके बाद जितने टाइम पे दूसरा बॉन्ड ब्रेक होगा, कलर चेंज होता है इसका, तो वहां से हम उसकी रीडिंग नोट कर लेंगे। क्लियर। ये देखिए कुछ सिंगल स्टैंडर्ड का ग्राफ इस तरह से आया, डबल स्टैंडर्ड का ग्राफ कुछ इस तरह से आया, ठीक है। ये ग्राफ बना हुआ है इन बिटवीन द एब्जॉर्प्शन एंड इन बिटवीन योर टेम्परेचर, ठीक है। ये देखिए ए एंड टी रीजन डीनेचर्ड हुए कब कब, ये सारा ग्राफ हैज बीन शोड। ये टेम्परेचर जब 1 प्रोवाइड करवाया गया, उसके बाद 2, ये टेम्परेचर 3, ठीक है। हायर टेम्परेचर जी सी रीजन था, ये देखिए। क्लियर। अभी टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स कितनी तरह के होते हैं, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो गया, ठीक है, जिसमें पेंटोस शुगर थी, एंड उसके बाद बेस थे प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स ए जी एंड सी टी, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद आ गया आरएनए, ये आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है। डीएनए एंड आरएनए कंट्रोलिंग योर जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द वेरियस, जो वर्टिब्रेट्स हैं, जो आपके आप यूकैरियोटिक सेल्स हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्ट है, वो सारे क्या कर रहे हैं, कंट्रोलिंग बाय दीज टू न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, वो सब फंक्शनिंग कंट्रोल कर रहे हैं इन दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से। अभी राइबोस में क्या होता है, राइबोस इज अ पेंटोस शुगर होती है, ठीक है, बेस, यहाँ पे सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप नहीं होता, बाकी पेंटोस शुगर्स एंड बेसिस जो है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स वो सारे रहेंगे। आरएनए एंड डीएनए न्यूक्लियोटाइड को अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, मैंने जैसे वेरी इनिशियली बताया था जब बात कर रहे थे हम न्यूक्लियोटाइड्स की, बेस पेयर्स की, तो यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, आरएनए में यूरेसिल आ गया थायमिन की जगह पे, ठीक है।
यहाँ पे तो फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे भी फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। ये रहा आपका बेस पेयर कोई भी, ये आपकी शुगर है, ठीक है, ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड है, ये आपका डीएनए। देयर इज अ वेरी स्लाइटली डिफरेंस इन बिटवीन द यू एंड टी। क्लियर? ये कुछ इस तरह से इसका कंपैरिजन, इसका स्ट्रक्चर दिखता है। यहाँ आपका आरएनए में ये शुगर फॉस्फेट हैंड्रल्स है, यहाँ बेसिस अटैच है, ठीक है, टी की जगह यू आ गया। ये आपका, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा डेफिनेटली, इट वुड बी अ सिंगल स्ट्रैंडेड, इट वुड बी अ डबल स्ट्रैंडेड। फंक्शंस ऑफ डीएनए आगे सी, जीनोम है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम में जीनोम प्रेजेंट है, जीन्स आर प्रेजेंट है, ठीक है, वो डिफरेंट फंक्शनिंग ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर रीजन रहेगा, सबसे पहले तो प्रमोटर रीजन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। ये पूरे का पूरा आपका डीएनए स्ट्रक्चर है, वही बैकबोन, वही शुगर मॉलिक्यूल्स, वही आपका प्यूरिन pyrimidines अटैच विद दिस, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है जैसे, वहां पे HRNA इस तरह से एक सिंगल सिंगल वेव वाली चीजें सेग्रीगेट होने लग गई, ठीक है। उसके बाद आरएनए प्रोसेसिंग होगी, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सेंट्रल डॉगमा, ठीक है। एमआरएनए बन गए, ये आपका एक टेल रह गया ड्यूरिंग द आरएनए प्रोसेसिंग, ठीक है। ये ट्रांसलेशन में जाएंगी आगे चीजें, तो प्रोटीन बनेगा। एंड प्रोटीन का हम फंक्शन डिस्कस कर चुके हैं कि कहाँ कहाँ प्रोटीन की जरूरत होती है बॉडी में, टू कंट्रोल द अदर फंक्शनिंग्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे आपके डिफरेंट सेल्स के फंक्शनिंग का कंट्रोल हो रहा है जीन एक्सप्रेशन के थ्रू, ठीक है। ये रहा, जो अभी मैंने सेंट्रल डॉगमा की बात की थी, पहले तो डीएनए मॉलिक्यूल होगा, उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनेगी। इस पाथवे को, इस यूनिट डायरेक्शनल फ्लो को, इस इक्वेशन को हम सेंट्रल डॉगमा बोलते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत ज्यादा बेसिक पार्ट है स्टडी करने का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जब हम करते हैं, ठीक है। अभी ये मैकेनिज्म क्या करेगा, इनहेरिटेड करेगा इंफॉर्मेशन, जो कि आगे जाके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए होगी, नेम एंजाइम्स को एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने में हेल्प करेगी, ठीक है। जो एक्सेप्शन है कि सेंट्रल डॉगमा है, जो वायरसेस में रेट्रोवायरसेस होते हैं, वो डीएनए मेक डीएनए फ्रॉम आरएनए बनता है, वो उल्टा रहेगा वायरसेस में, ठीक है। तो वहां पे एंजाइम भी उल्टा रहेगा, उसका नाम भी उल्टा ही है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, यू कैन सी, ये बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच हो रखे हैं, यहाँ पे एक राइबोसोम्स है, ये प्रोटीन है, ठीक है। ये सबसे पहले तो यहाँ आ जाइए, ये डीएनए है, ये डीएनए ने एमआरएनए बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू बना, उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर आपका एमआरएनए चला गया, ये आपका साइटोसोल है, बहुत सारे अमीनो एसिड पड़ी है, टीआरएनए पड़ा है, ये एमआरएनए है जो एंटर हुआ, वो एक राइबोसोम पे अटैच हो गया, ठीक है। अभी राइबोसोम पे अटैच हो गया तो ट्रांसलेशन प्रोसेस शुरू होगा, डेफिनेटली होगा। एंड ट्रांसलेशन जैसे प्रोसेस शुरू होता है तो एक स्पेसिफिक प्रोटीन आपकी बनके रेडी है,